कोई भी आपको 9 रुपये में या 99 रुपीज़ में डेटा साइंटिस्ट नहीं बना सकता है, जेन एआई डेवलपर नहीं बना सकता। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि सर मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, रिज्यूम में लिखा हुआ है आप मेरे को जेन एआई की जॉब दे दो। मेरे लिंक्डइन पे भी बहुत ऐसे आते हैं। मैं उनको भी बोलूँ जेन एआई की जॉब ऐसे नहीं मिलती है। आज के टाइम में यदि कोई ये बोल रहा है मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और मेरे को इसके लिए पैसे खर्च करने, मैं मान ही नहीं सकता उस चीज़ को। तो एक तो SLMs क्यों होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसका हेल्थ टेक एंड फिनटेक में यूज़ है या नहीं। तो बिगर मॉडल बहुत अच्छा होगा, ये सोशल मीडिया पे चलता है। इंडस्ट्री इज़ टूवर्ड्स नाउ ऑन टू द स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट बहुत स्मूथ है, सबकी जेब में इंटेलिजेंस है। चैट जीपीटी की एप्लीकेशन सबके मोबाइल के अंदर है। कौन कितने अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकता है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी फील्ड में यदि आप आ रहे हो ना, तो उस माइंडसेट से आओ कि मुझे डोमिनेट करना है। वर्क में आपकी लाइफ नहीं आएगी कभी भी, लाइफ में आपका वर्क नहीं आएगा कभी भी। यदि आ रहा है और उसको बैलेंस आपको करना पड़ रहा है मैनुअली, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपने कहीं शुरू में कुछ पंगे लिए हैं उल्टे सीधे। एक क्वेश्चन जो सबको है कि AI जॉब लेगा या नहीं लेगा। सर कैसे हो आप, हाउस लाइफ? क्या परफेक्ट एकदम यार। करंटली हम लोग बस एक ही वर्ड सुन रहे हैं, राइट? सब जगह पे AI AI AI, राइट? एवरी बिग कंपनी इज सेइंग दैट, and currently you are also working in AI, and I would like to also mention that कि ऐसा नहीं कि आप अभी से काम कर रहे हो, you have been into data science as far as I remember when I got to know you. So you were not just part of the hype train is what I believe. So आपका majority of work, from what I have seen in profile, you are working in health tech and fintech, right? And these are very sensitive data sets that you play with daily, and people think generally ki it is similar to other AI models or other LLMs specifically, or other applications in general. So how is it different than other fields, and what sensitive information that you play with daily, and what's the difference between these two fields? सो आई टेल यू वन थिंग, हेल्थ टेक एंड द फिनटेक जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इंडियन कस्टमर्स। वी डिडंट वर्क फॉर द इंडियन कस्टमर, वी वर्क फॉर द मेजॉरिटी ऑन टू द यूएस कस्टमर्स। और बोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज जो हैं, दोनों इंडस्ट्री जो हैं, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। हेल्थ केयर ऐसा नहीं है कि हमने चैट जीपीटी पे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डाल दिया, कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट डाल दी और उसका रिजल्ट आया और हमने उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन ले लिया। ऐसा नहीं होता है। मेन चीज़ क्या है कि आपके चैट जीपीटी को नहीं पता है कि मुझे पहले किसी चीज़ से या किसी ड्रग से एलर्जी है या नहीं है, राइट? सिमिलरली फॉर द फिनटेक, फिनटेक में भी नहीं पता है कि भाई मेरा पीछे डेटा सोर्सेज क्या है। मैं नहीं दे सकता इस तरह से कि भाई ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, एनालिसिस है, नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मेरी। दीज ऑल इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर द PII एंड PHI वैल्यूज, ठीक है? तो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, अभी से काम नहीं कर रहे हैं, पिछले ऑलमोस्ट 10-12 साल तो हो ही गए हैं डेटा साइंस में काम करते हुए। और मेजॉरिटी जो चीज़ें स्टार्ट होती है ना, मैं सबको बोलता हूँ एक चीज़, बिफोर जंप इन टू अ डेटा साइंस, अंडरस्टैंड योर डेटा फर्स्ट। इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि आपका डेटा गार्बेज इनपुट कर रहे हो ना, तो आपको आउटपुट हमेशा गार्बेज ही मिलेगा। आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी इससे। सो इट्स सिंपल कैलकुलेशन, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितना क्लीन, जितना सोफिस्टिकेटेड, जितना अच्छा डेटा आप आपके मॉडल को दोगे, उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। बहुत क्लियर स्टेटमेंट। हाइप अभी है, ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, फ्यूचर में भी रहेगी। इट्स अ ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लगता है, बट एट द बैक एंड सिर्फ API कॉल करना AI नहीं है। There are hundreds of things that we have to do and perform regularly in our jobs, starting from data integrations to the front end to the back end to integration to majority of securities into the data, into the model. सब लोग बात कर रहे हैं एजेंटिक AI, मल्टी एजेंट्स, ठीक है?
आप लोग सिंपल बात करूं, यदि मैं आपके मशीन लर्निंग या वेब एप्लीकेशंस में आप लोग मल्टी थ्रेडिंग्स यूज़ करते हो, राइट? यू चेक फॉर द सिक्योरिटीज एज वेल, कहीं पे डेटा लीकेज ना हो। सिमिलरली एजेंट्स में भी होता है हमारे साथ, डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए, मेमोरी परसिस्ट होनी चाहिए एक जगह पे आकर के। रैंडम मेमोरी यदि कलेक्ट करते रहोगे तो वो गार्बेज इकट्ठा होता चला जाएगा। राइट। एंड आई थिंक फिनेंशियल एंड हेल्थ केयर में ये और ज़्यादा सेंसिटिव होता होगा, बिल्कुल, बिकॉज दैट्स वाई माई क्वेश्चन वॉज कि वाई इज इट मोर हार्ड देन रेगुलर एप्लीकेशंस। हर एप्लीकेशन में, हर डेटा के अंदर ये चीज़ है। चाहे आप रिटेल सेक्टर ले लो, आप जनरल सेक्टर ले लो, डेटा आपका गॉड फादर है। जितना क्लियरली आप आपके डेटा को समझ सकते हो, सपोज मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे, मेरे पास दो वैल्यूज हैं, तीसरी वैल्यू मेरे को प्रिडिक्ट करनी है। मुझे यही नहीं पता मेरी दो वैल्यू क्या है। हाउ आई कैन एक्सपेक्ट कि मैं मॉडल को बोलूँ कि ये थर्ड वैल्यू प्रिडिक्ट कर दो, राइट? तो जितना इजीली आप समझ पाओगे ना आपके डेटा को, और जितना इजीली, मैं ये बोलता हूँ, आप समझा पाओगे सामने वाले को वर्ड्स में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर पोजीशंस में हो आप। अदरवाइज यही होता है कि आपने ट्रेनिंग करी, लोकल सिस्टम पे चल गया, बिकॉज डेटा बहुत छोटा था, डेटा सेट का साइज, और जब प्रोडक्शन पे गया तो एक्यूरेसी ज़ीरो हो जाती है वहाँ पे। तो आपने एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? तो ये कहीं पे ना कहीं ये सिग्नल कर रहा है कि आपका डेटा आर्किटेक्चर जो है एंड डेटा क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, राइट? सो बिकॉज अभी फोकस क्या हो रहा है कि फ्लैशी मॉडल्स है, मेरे इतने बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है, इतना बड़ा मॉडल है, मल्टी मोडाल है, ये सारी चीज़ें। सो चीज़ें थोड़ा फ्लैशी एंड पे जा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है पर्सनली। बट वाई हैविंग अ बेसिक गुड डेटा आर्किटेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा आर्किटेक्ट तो बहुत बाद की बात है, ठीक है? पहले तो आपका यूज़ केस आर्किटेक्ट आता है, यूज़ केस रियलाइजेशन, जिसे हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ द HLD, हाई लेवल डॉक्यूमेंट डिज़ाइन जो होता है ना आपका, उसका पार्ट है वो। यूज़ केस रियलाइजेशन तो बाद में आएगा। यूज़ केस रियलाइजेशन के अंदर भी आपका थर्ड स्टेप है डेटा। पहले आपका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फिर डेटा है, ठीक है? डेटा पार्ट है आपका बैक एंड का, दैट कैन बी योर डेटाबेस। अब लोग बोलते हैं कि हम लोग ये डेटाबेस यूज़ कर लेंगे, या फायरबेस यूज़ कर लेंगे, या कोई सुपर बेस यूज़ कर लेंगे। वी यूज़ द वेक्टर डेटाबेस ऑल्सो इन जेन AI यूज़ केसेस। बट उसमें भी क्या होता है कि यदि आपको यही नहीं पता कि आपके कॉलम्स किस तरह से डिफाइन करने हैं, आपको आपका स्कीमा क्या होगा, राइट? किस स्कीमा पे मेरे को फॉरेन की यूज़ करनी है, किस फील्ड के ऊपर, किसको मेरे को अनोनिमाइज रखना है, किसको मेरे को हैश वैल्यू से मैप करके रखना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सिस्टम, आपका सिस्टम डिज़ाइन मोस्ट है। पहले तो आपको सिस्टम डिज़ाइन सीखना पड़ेगा, ठीक है? और जितने भी फ्लैशी मॉडल्स हैं जो चल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं, ठीक है? एंटरप्राइज में आने के बाद में फ्लैशी मॉडल्स नहीं चलते, यूज़ होते हैं बट बहुत अलग तरीके से यूज़ होते हैं। हम लोग इंडिया मार्केट में हैं, वी कैटर टू द ग्लोबल मार्केट्स, राइट? सर्विस इंडस्ट्रीज है, कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ इमेज जनरेट कर रही हैं, ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू थिंक अबाउट इट, Right. या। ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आप हमारे लिए इमेज जनरेट करके दो। आप, सिंपल आस्क है, आपकी कंपनी में आप जिस कस्टमर के लिए काम कर रहे हो, जिस, उसने कितनी बार आपको ये बोला है कि मेरे लिए इमेज जनरेट करके दे दो आप? जब वो हमारा यूज केस ही नहीं है, तो वो फ्लैशी हो या नॉन फ्लैशी हो, उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है नहीं मिल रही है, वो मेरे काम का नहीं है ना मॉडल। इट्स अ यूज केस टू शो टू द मास ऑडियंस कि भाई इससे आप इस तरह से इमेज जनरेट कर सकते हो। मेरे को मेरा कस्टमर ये नहीं बोलेगा कभी भी कि अपनी इमेज को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ, नहीं भाई, मेरे लिए उसके लिए यूज केस अलग है, राइट। राइट? तो मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि जो मासेस में अभी, मतलब जो जनरल यूज़र है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, बट इन केस ऑफ एंटरप्राइजेज देर आर डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। जॉब तो एंटरप्राइज में ही मिलेगी ना। करेक्ट, डेफिनेटली। AI जॉब्स मार्केट की बात करें तो वो तो एंटरप्राइज में ही है, वो तो बड़ी कंपनीज ही देंगी। इमेज जनरेट करने के लिए कौन
सैलरी थोड़ी दे रहा है कोई। डेफिनेटली। तो ये एंटरप्राइज रेडी होने के लिए क्या एक्सपेक्टेंसीज होती हैं आजकल? डायरेक्टली आप, यदि हम स्क्रैच से बात करें डेटा साइंस की, तो जेन एआई इज अ पार्ट ऑफ अ एंटायर डेटा साइंस इकोसिस्टम, दैट इज जनरेटिव एआई। वो जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन योर इनपुट, ठीक है। डेटा जनरेशन हमारे लिए प्रॉब्लम है नहीं। नहीं, डेटा तो है हमारे पास। हाँ। इंडस्ट्री के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है? उससे आउटकम निकालना। यदि स्ट्रक्चर डेटा है, मेरे पास ऑलरेडी मशीन लर्निंग है, लीनियर रिग्रेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 2 वेरिएबल्स हैं, तीसरा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। यदि वो और ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्री में वो यूज नहीं हो रहा, हाँ, हो रहा है, अभी भी यूज़ हो रहा अभी है। भी यूज हो रहा है। डेफिनेटली। जो चीज़ चल रही है, आप कैसे सोच सकते हो कस्टमर उसी चीज़ को दूसरे तरीके से यूज करने के लिए आपको और हायर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे करेगा? नो, इफ द कस्टमर नोज व्हाट दे वांट देन और ऐसा नहीं है, कस्टमर स्मार्ट हैं आज के टाइम में। आप ये नहीं बोल सकते हमने कुछ भी बेच के आ जाएंगे कस्टमर को। दे नो व्हाट दे वांट। दे नो कि मेरा यूज केस क्या है, मेरा काम क्या है, और मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यदि मैं बोला कि भाई ठीक है, आप जीपीयू यूज कर लो, आपकी कंप्यूट पावर इतने एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो बोले मेरा इनपुट इतना नहीं है डेटा का, राइट। डेटा इन होएगा तभी तो आउट होगा। वो बोल रहे मेरे पास 100 रिकॉर्ड आ रहे हैं यार। यदि हम हेल्थ केयर की बात करें, हमारे मेडिकल बिल्स होते हैं, ठीक है। यदि कोई मेरे को पेयर आके बोल रहा है हमारे पास में दिन के 200 आ रहे हैं, मेरे को वो प्रोसेस करने हैं, या दिन के 500 आ रहे हैं वो प्रोसेस करने हैं, ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है वो। बड़ा वॉल्यूम नहीं है, मैं क्यों वहाँ पे कोई दूसरा यूज केस ऐड करूँ कि नहीं, विल गो विद द जेन एआई। जेन एआई इज अ पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई। वो जनरेट नहीं करना मेरे को कुछ भी, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा जनरेटेड है उनके पास में, राइट। यस। सो इट्स जस्ट सिंपल मशीन लर्निंग से काम आसानी से होता सिंपल मशीन लर्निंग। अब यदि मेरे को सपोज स्कैन डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करने हैं, मैं डीप लर्निंग से कर सकता हूँ, राइट। वी हैव द न्यूरल नेटवर्क्स, हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। मेरे को ह्यूमनाइज टच देना है, मैं एनएलपी यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे, राइट, फॉर द क्लासिफिकेशंस, कैटेगराइजेशंस मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको। तो वही चीज़ है प्रतीक कि आपको आपका यूज़ केस पहले समझना होगा। और जो बात है कि आज कोई टाइम में यदि किसी को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करो, मैं ये बोलता हूँ आप कोर्स से स्टार्ट करो, बेसिक्स। हर एक कोई 90% लोग करियर शिफ्ट के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर को भी पता है कि आप करियर शिफ्ट करके आ रहे हो, मुझे भी पता चलता है रिज्यूम देख के कि भाई आप करियर शिफ्ट करके आ रहे हो। दिन में डेली इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, तो समझ में आता है रिज्यूम देख के कि ये करियर शिफ्ट वाला रिज्यूम। कहीं ना कहीं सब लोग वही ट्राई करके अडेप्ट कर पाए। तो जब आप वो चीज़ कर रहे हो तो आप कोर्स से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। पाइथन प्रोग्रामिंग इतना टफ नहीं है, सबको आती है आज के टाइम में, हर एक कोई यूज़ कर रहा है, राइट। जो भी आईटी इंडस्ट्री में पाइथन सीखना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो डेटा साइंस की ना, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, एनएलपी क्या है, वो सीखो पहले। यदि वो सीख लिया ना, तो फिर आपके लिए जेन एआई सिर्फ प्रैक्टिस बच जाता है, ठीक है। यदि वो नहीं आएगा ना, तो और जेन एआई सिर्फ एपीआई कॉल करना नहीं है कि मैं ओपन एआई की एपीआई कॉल कर लूंगा। कस्टमर नहीं परमिशन देगा रेगुलेटेड इंडस्ट्री के अंदर कि आप कोई एपीआई कॉल करो, बेसिकली आपके पास कंप्लायंस होगा कि आप थर्ड पार्टी कंपनी को डेटा नहीं शेयर कर नहीं शेयर कर सकते। यू माइट हैव टू होस्ट योर ओन मॉडल्स और कुछ अलग सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि आप कोई एक 120 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर्स का एग्जांपल लेते हैं, 70 बिलियन पैरामीटर्स के लिए आई नीड एच सीरीज ऑफ जीपीयूज। कितने जीपीयूज मिलेंगे मेरे को? हार्डली अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में अभी। ठीक है, चलो ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे आपको मिल भी गए, ठीक है, आपने जीपीयूज यूज़ किए, ठीक है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीख के आ रहे हो कि क्योंकि इंटरनेट पे तो पाइथन ही सिखाया ना, राइट, ऑन प्रेम की बात कर रहे हैं राइट हम। हाँ। क्योंकि इंटरनेट पे जितने वीडियोस हैं उसने तो पाइथन ही सिखाया है। हाँ। सबसे इजी था, एपीआई कॉल करी, रिजल्ट आ गया। चलो आपने पाइथन प्रोग्राम से, पाइथन का जो आपका प्रोग्राम .py फाइल थी वो आपने शिप भी कर दी। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यदि आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो आप फिर हार्डवेयर की क्लॉक साइज पे कैसे प्ले करोगे रोल? आपका हार्डवेयर आपके प्रोग्राम के साथ में ट्यून होना चाहिए ना। करेक्ट। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज,
काफ़ी हाई लेवल है पाइथन। राइट, उसमें मल्टी थ्रेडिंग्स का प्रॉब्लम आता है हमें। यस। अब आप बोलो कि मेरे को तो पाइथन ही आती है, तो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि हम पाइथन से हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट जावा में क्रिएट कर रहे हो, सी में क्रिएट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन टू द सिस्टम डिज़ाइन। तो घूम फिर के बात फिर वहीं आ जाती है कि आपका सिस्टम डिज़ाइन कितना स्ट्रांग है। यदि वो स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आप इंडस्ट्री में आप ठीक है, आप काम कर रहे हो, बट यू आर नॉट डोमिनेटिंग इट। मतलब आप जिस रैपर बना रहे हो वो चल रहा है, दैट इज़ ओके। बट एंटरप्राइज में रैपर्स नहीं चलते ना, सोल्यूशंस चलते हैं यार। एक्चुअल जॉब में सोल्यूशंस लगते हैं हमें। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोग ये मार्केट करते हैं कि अगर आपको एआई सीखना है तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। मैं बोलूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे समझेगा, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं, फिर आपको सिस्टम प्रॉम्प्टिंग पता होनी चाहिए। ओके। कई बार ऐसे भी होता है कि मैंने तो एक ही लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा है, पीछे इतने टोकन कैसे चले गए, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट अलग है ना। ओके, थोड़ा आप एलाबरेट कर सकते हो इसके ऊपर? मैंने एक सिंपल एक कोड दे दिया उसको, या एक 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, मैंने बोला इसका पीआरडी बना दो, राइट। पीआरडी के लिए क्या बनेगा यार, प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, सो सिस्टम डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होगा उसका। यू आर कंसिडर दिस, ये लिमिटेशंस हैं, ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये रिफ्यूज क्राइटेरिया होना चाहिए उसका। ठीक है, मेरे को वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे को पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे को नॉर्मल एमडी फाइल चाहिए, मार्कडाउन फाइल चाहिए। वो सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन होता है उस तरीके से, कितना डिटेल्ड में जाता है वो सिस्टम। ठीक है, और जितना बड़ा मॉडल होगा वो उतना डिटेल में सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा उसका। तो सपोज आप पीआरडी के लिए कोई टूल आपने बना, तो ये बोला कि भाई मेरे लिए इसके लिए पीआरडी बना दो, आपके लिए तो ये एक लाइन है, सिस्टम के लिए वो एक लाइन नहीं है। तो वहाँ पे टोकन यूज होते हैं, टोकन यूज हो रहे हैं, तो आपका प्राइसिंग यूज हो रहा है। जितना ज़्यादा टोकन उतना ज़्यादा प्राइसिंग। क्योंकि इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन्स के ऊपर आपका प्राइसिंग डिफाइन होता है, करेक्ट। सो ये यूज़ के स्पेसिफिकली है कि किसी ने पीआरडी के लिए कोई टूल बनाया है तो वो सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखेगा उसके अंदर। राइट, राइट, राइट। और जब तक आप सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे ना, तो आप आपके आउटपुट को हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर तो वो यही चीज़ होगी कि आपने कुछ भी दे दिया और उसने कुछ भी ले लिया, और कुछ भी आपको आउटपुट मिल गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको। हाँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इट वोंट बी दैट गुड। यस। आपने ये भी मेंशन किया कि बहुत बार लोकल पे प्रोजेक्ट चल जाता है, बट जब आप प्रोडक्शन में जाते हो तो इट डज़ नॉट वर्क वेरी गुड, मतलब यू सी वेरी मीडियोकर रिजल्ट्स। एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर प्रॉमिसिंग थिंग्स नाउ, और स्टार्टअप्स की सोचते हैं कि हम कुछ एआई में ब्रेक थ्रू करें, कुछ चीज़ें बनाएं, तो उनका आइडिया हमें ग्राउंड लेवल पे तो अच्छा लगता है, बट when they go into production and when they actually start having clients they fail. So आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एक मेजॉरिटी रीज़न क्या हो सकता है? हाइप। ओके, दैट वाज अ वेरी क्विक आंसर। सबको लग रहा है ना, सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, राइट। इतने सारे कोर्सेज भी बिक रहे हैं मार्केट में। मैं सबको बोलता हूँ, कोई भी आपको 9 रुपये में या 99 रुपीज़ में डेटा साइंटिस्ट नहीं बना सकता है, जेन एआई डेवलपर नहीं बना सकता आपको, या एआई डेवलपर नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। कोई कोर्स, यदि आपको लग रहा है कि आपको एक कोर्स परचेज करना चाहिए, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग, मैं ये बोलता हूँ कोर्स परचेज करने से पहले आप उस कोर्स से रिलेटेड यूट्यूब प्लेलिस्ट वगैरह इतना मटेरियल अवेलेबल है, आप वो जा कर के देखो। यदि आपको लगता है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, देन गो हेड एंड परचेज द कोर्स। और ज़रूरत नहीं है यार इनिशियल स्टेज पे, प्रतीक मैं क्लियर बताऊँ, कोई भी कोर्स, मैं किसी को भी भाई डिमीन नहीं कर रहा इसमें, सबका अपना अपना बिजनेस है, वो कर रहे हैं। बट हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि सर मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, रिज्यूम में लिखा हुआ है, आप मेरे को जेन की जॉब दे दो। मेरे लिंक्डइन पे भी बहुत ऐसे आते हैं। मैं उनको भी बोलता हूँ जेन की जॉब ऐसे नहीं मिलती यार, मेरे पास वो काम ही नहीं है ना, प्रॉम्प्ट लिखवाना काम नहीं है हमारे लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए भी वो काम नहीं है, मैं क्यों जॉब ऑफर करूँगा आपको, राइट। मैं किसी को भी डिमीन नहीं कर रहा, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, खूब करो भाई, जिसका जैसा चल रहा है बिजनेस करो। बट सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आप गए वेबसाइट पे, कोर्स कंटेंट उठाया, चेक किया, आप गए क्लाउड पे, आपने क्लाउड को डाला, ये कोर्स है, और कुछ मत लिखो, वो वेबसाइट का लिंक कॉपी कर दो और उसको बता दो मेरे को स्टडी प्लान बना दे। स्टडी प्लान आ गया आपके पास, और इजी चाहिए, नोटबुक एल एम पे चले जाओ, राइट। वो आपके लिए सारी चीज़ें बना देगा, ठीक है। आप जेमिनी स्टूडियो यूज़ कर लो, वहाँ से शुरू करो, रादर परचेजिंग एंड पेइंग हायर फीस टू एनीवन। क्योंकि कई बार ऐसे आते हैं कि सर हम लोगों ने इतना बड़ा कोर्स खरीदा, कई कोर्सेज बहुत कॉस्टली होते हैं,
इंटरनेट पे, एंड दे थिंक यार अब पैसा लगाया है, जॉब नहीं मिल रही, फिर वहाँ पे डिमोरलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि एक ग्राउंड वर्क ले कर लो आप खुद के लिए फ्रॉम फ्री रिसोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस। और फ्री रिसोर्स से आप इतने मतलब इतनी चीज़ें समझ पाओगे कि ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। सो इन दी एंड आप परचेस करना है कि नहीं, ये डिसीजन मेकिंग पावर पावर आ जाएगी आपके पास में, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एक्चुअली ये मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? बिकॉज अभी एडेप्टेशन में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज एडेप्टेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले सीखना ही है नई चीज़। तो सीखने के लिए हम लोग पहले कहाँ जाते हैं? गूगल पे ही जाते हैं कि गूगल पे गए आप, आपने डाला कोर्स, देखते हैं हम लोग। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने कि कैसे अच्छा कोर्स ढूंढा जा सकता है, राइट? कमिंग बैक टू हेल्थ केयर अगेन, कि आप डे टू डे लाइफ में इसी के ऊपर काम करते हो, राइट? एंड यू आर इनेबलिंग डॉक्टर्स टू मेक डिसीजंस बेटर। तो अभी एआई काफ़ी अच्छा इंसाइट्स दे पा रहा है, बट आप ये मेक श्योर कैसे करते हो कि डॉक्टर्स का काम बढ़े ना कम हो जाए? स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बंच में डेटा इनपुट नहीं करते कभी भी, ठीक है? और ऐसा भी नहीं होता है कि हमने एक प्रोडक्ट बना दिया और हमने सभी डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल कर दिया, नहीं। सेलेक्टिव फॉर अ टेस्टिंग फेस, ठीक है? बीटा भी नहीं बोलूँगा, बहुत अर्ली स्टेज पे टेस्ट करवाते हैं हम लोग, बिकॉज डॉक्टर्स का क्या होता है ना, डॉक्टर्स को उनकी लैंग्वेज से बहुत प्यार होता है। और यदि आपका सिंपल एपीआई को हमने वो डॉक्यूमेंट दे दिया, हर क्वेश्चन पे हर बार उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, दैट डॉक्टर डजंट एक्सेप्ट, ठीक है? तो हो सकता है किसी को एक ब्रांड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे, किसी को दूसरे ब्रांड की कर दे, तो वो नहीं। तो हम लोग बहुत स्मॉल चंक्स के अंदर, बहुत स्मॉल फेसेस के अंदर लाइव करते हैं चीज़ों को। पहले सिर्फ एक 10 पेशेंट्स का ही डेटा देंगे हम लोग, चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको फिर वैलिडेट करवाएंगे, ठीक है? डॉक्टर्स के साथ में, प्रोफेशनल्स के साथ में, ठीक है? कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको नर्सेज रिव्यू करेंगी, ठीक है? वो हमें इनपुट देंगी कि भाई ये गलत एक्सेप्टेंस है आपके मॉडल का। फिर उसमें इसीलिए हम लोग हर मॉडल के अंदर एक चीज़ रखते हैं, ह्यूमन इन द लूप। ओके। भाई किसी की जान का सवाल है, राइट? वेरी सेंसिटिव। बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो बैंकिंग है तो मनी इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग, हेल्थ केयर है तो लाइफ इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग। हर मॉडल के अंदर, हर जगह पे, हर पॉइंट पे हम लोग ह्यूमन इन द लूप रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरे सिस्टम में कहीं पे भी ह्यूमन इन द लूप नहीं और हमने बोल दिया कि ये एक्सेप्टेंस है, नो, नहीं हो सकता वो कभी भी। तो हर एक पॉइंट पे ह्यूमंस वेरीफाई करते हैं रिजल्ट्स को पहले, जब तक हमें श्योरिटी नहीं मिलती कि अब ये किस स्टेज पे आ गया है मॉडल, तब तक हम उसे रोल आउट नहीं करते हैं मार्केट के अंदर। ओके, सो आई थिंक इस केस में फीडबैक आपके लिए काफ़ी फीडबैक लूप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रोफेशनल्स करते हैं। इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव प्रोफेशनल्स, वी हायर द प्रोफेशनल्स ऑलवेज। तो आइडियली अगर देखा जाए वैसे तो अभी तक पूरा ऑटोनॉमस करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। प्रतीक, ऑटोनोमस हेल्थ केयर को तो करना बहुत मुश्किल है यार। मैं तो नहीं सोच सकता कि भाई इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबका वर्कलोड कम होगा। बट यदि एक भी किसी को किसी की लाइफ पे थ्रेट आ रहा है एक भी जने का, तो वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हमारा SLA 99.99 है। इट शुड बी 100%। इट शुड बी 100%। इट मस्ट बी, नॉट शुड बी ऑल्सो, इट मस्ट बी 100%। राइट, राइट। तो एक और टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई। ठीक है, आई फील पर्सनली कि फाइनेंस एंड हेल्थ केयर में ये इसका सेंसिटिविटी और ज़्यादा होगी, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई की, राइट? तो ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं हम कि रिस्पॉन्स जो एआई डिसीजन बना रहा है वो उसको एक्सप्लेन करने के काबिल भी हो एंड वो एथिकल भी हो? देखिए, रिस्पॉन्सिबल AI मीन्स जो हमें आउटपुट मिला, इट शुड हैव सम रिस्पॉन्सेज। डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि मशीन की गलती की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबल AI कैसे कवर होता है? टू ह्यूमन इन द लूप अगेन, फीडबैक लूप है वो हमारे लिए। तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स है वो, ठीक है? एंड वी टेक इट एज अ, वी टेक द ओनरशिप कि हमारे मॉडल की वजह से ऐसा हुआ। हम ये नहीं बोल सकते ना मशीन की गलती की वजह से ऐसा हुआ, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी।
वहाँ पे। एंड इथिकली मीन्स आप ऐसे, मैं किसी भी अपने पेशेंट का डेटा या जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनका डेटा पब्लिकली यूज्ड एआई को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। देयर आर गार्ड रेल्स यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज कि डेटा अनोनमाइज होगा पहले, ठीक है। वो अनोनमाइज आप कैसे करते हैं, आप हैश बेस वैल्यू से करते हैं या चेंज कर देते हैं वैल्यूज़, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और दूसरा, गार्ड रेल्स के अंदर हम लोग सिक्योरिटी मेजर्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जिसके अंदर डेटा लीकेज, डेटा प्रोटेक्शन, आपके कंप्लायंस प्रूफ हो। ये कंप्लायंसेस कहाँ से आते हैं? वी क्रिएट द कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स फॉर ईच एंड एवरी यूज केसेस कि ये GDPR कंप्लायंसेस है, ये हिपा कंप्लायंसेस है, ठीक है। हिपा कंप्लायंसेस है तो कोई भी PHI वैल्यू आपकी जो होगी वो रिडक्ट हुए बिना पब्लिक डेटा में नहीं जाएगी कहीं पे भी, राइट। किसी पेशेंट के वाइटल्स हैं वो पब्लिक डेटा पे नहीं जाएंगे, कहीं पे नहीं दिखेंगे, वो ऑलवेज अनोनमाइज रहेंगे, रिडक्टेड मोड में रहेंगे। वो कंप्लायंस शुड बी द 100%, वहाँ पे 99.9 का चांस नहीं है, 99 का चांस नहीं है हमारे लिए, राइट। बिकॉज दीज आर द गाइडलाइंस दैट वी गॉट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। स्पेसिफिकली आई गेस अगर आप इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहे हो तो हर एक कंट्री की अलग अलग गाइडलाइंस की गाइडलाइंस, इसीलिए हमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ते हैं। हर कंट्री का, हर कंट्री भी नहीं मैं बोलूँगा, हर रीजन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं बात करूँ यदि एमिरेट्स की, वी हैव 7 एमिरेट्स, हर एमिरेट्स का अलग होगा। अबू धाबी का अलग होगा, दुबई का अलग हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। सो ये काफ़ी माइन्यूट लेवल बहुत माइन्यूट लेवल पे फ्रेमवर्क्स बनते हैं ये। यूएस के अंदर हिप्पा चलता है, दैट इज इनटू द एंटायर यूएसए, राइट। बट उसके अंदर भी हर जगह का अलग अलग है, कुछ ना कुछ क्लॉजेस में चेंजेस होते हैं उसके अंदर। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा उस चीज़ में, बट हर जगह पे चेंजेस होते हैं और बहुत माइन्यूट लेवल पे हमें मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। लाइक जैसे मॉडल है तो हम नॉर्मल क्लाउड यूज़ नहीं कर सकते, दे आर द गवर्नमेंट क्लाउड्स अवेलेबल जिसे हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो हमने रिस्पॉन्सिबल एथिकल चीज़ों की बात कर ली, हमने कॉम्प्लेक्सिटी की भी डिस्कस कर लिया। नाउ लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आई थिंक कि साइबर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर AI सिस्टम, राइट। एंड अगेन लाइक आई कांट, हम देखते हैं ना इंटरनेट पे प्रतीक कई बार कि मेरी API की लीक हो गई, राइट। हम ट्विटर्स पे पढ़ते हैं, ट्विटर पे और नाउ एक्स। तो एंटरप्राइज में गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं इस तरह के, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मली, और बहुत स्ट्रांगली ये फ्रेमवर्क्स हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। और जो फॉलो नहीं करती है वो 1 या 2 साल में मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। बट अगर हम इंफ्रा लेवल पे बात करें सिक्योरिटी की, स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी की एंड सेंसिटिव डेटा की, तो उसमें क्या मेजर स्पेसिफिकली लिए जाते हैं विच आर स्पेशल फॉर हेल्थ टेक एंड फिनटेक? रोल बेस एक्सेस है एक, तो स्टार्ट वहीं से ही होता है। रोल बेस बेसिक है वो, तो रोल बेस एक्सेस तो वही है। फिर उसके बाद में आपका डेटा सिक्योरिटीज़ है, आपका डेटा प्रॉपर किस ऑडिटेबिलिटी होती है डेटा की। यदि आपने एक्सेस किया है वो डेटा तो वो लॉग रिकॉर्ड में जाएगा कि अंतरिक्ष हैज एक्सेस दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। हम डेटा अपडेट नहीं चलता है नॉर्मली, अपडेट क्वेरी रन, डिलीट क्वेरी रन नहीं कर सकते, जो वैल्यू डेटाबेस में आ गई वो आ गई। अच्छा, इट कांट बी डिलीटेड। हम डेटा पर्ज नहीं कर सकते। आप उस रिकॉर्ड को एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हो, बट आप डिलीट नहीं कर सकते अपने रिकॉर्ड। मतलब आप यूज़र को दिखाना नहीं दिखाना वो आपके हाथ में। यूज केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि वो डेटा डिलीट हो गया। डिलीट नहीं होता डेटा कभी, सिस्टम से डेटा कभी डिलीट नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है तो मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता कि वो भाई प्रोडक्शन का डेटा है ना, राइट। तो हम उसका बैकअप भी रखते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा डेटा एक टाइम के बाद में। दैट डेटा कॉल भी कॉल ऐसा स्टेल डेटा और कोल्ड डेटा, बट वो ऐसा नहीं है कि डिलीट हो गया, वो बैकअप ही नहीं है उसका कुछ। सो आपने ऐसे सिस्टम्स भी डिज़ाइन किए हैं जो रिस्क स्कोरिंग करते हैं, राइट। रिस्क स्कोर भी एक टर्म होती है, राइट। तो पहले तो आप रिस्क स्कोर क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दो, एंड हाउ डज जनरेटिव AI चेंजिंग द रिस्क गेम। और जनरेटिव एआई पे जाता ही नहीं अभी अपन लोग बेसिक से जाते हैं। रिस्क स्कोर क्या है? आप आपके सिस्टम में कुछ भी डेटा है, उस डेटा का एक रिस्क स्कोर होता है।
यदि वो मेरा पर्सनल रिकॉर्ड भी है, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, जेंडर, फ़ोन नंबर, इस डेटा का एक रिस्क स्कोर है ऑलरेडी। वो रिस्क स्कोर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? काफ़ी चीज़ें होती हैं। मेरे पास किस चीज़ का डेटा है, क्या एक्सेस है, मेरा पर्सनल डेटा है, क्या मेरे पर्सनल डेटा का एक्सेस एचआर डिपार्टमेंट, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल डेटा का एक्सेस एचआर के पास में होगा, राइट? हाँ, एचआर के पास होगा पूरा। एचआर डिपार्टमेंट के पास होगा। क्या मेरे पर्सनल डेटा का एक्सेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको कोई नेसेसिटी नहीं यदि है। उसके पास है तो मेरा रिस्क स्कोर हाई है उस रिकॉर्ड का। ठीक है। हाउ वी कैलकुलेट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक फाइल है, मेरी एम्प्लॉय रिकॉर्ड की फाइल है, उसका साइज क्या है? जनरली इट वुड बी इनटू द केबीज। हाँ, टेक्स्ट है बस। यदि वो जीबी में जा रही है तो देन समथिंग इज फिशी देयर। समथिंग इज फिशी, राइट? अब कोई ये बोल सकता है कि भाई वो मेरा इंट्रोडक्टरी फाइल हो सकती है, ओके, मैंने अपना इंट्रोडक्शन कभी दिया हो इंटरव्यू में, वो होगी। वीडियो हो सकता। वीडियो हो सकता है कोई, राइट? बट यदि वो वीडियो है तो वो फिर आर्काइव में क्यों है? आर्काइव में क्यों नहीं गया अभी तक? जब मैं सेलेक्ट हो गया, मेरे को 2 साल हो गए इंडस्ट्री में, इस कंपनी में काम करते हुए, तो फिर वो आर्काइवल होने उस फाइल का आर्काइव होना चाहिए था उस फाइल को, वो क्यों नहीं हुआ? दैट्स मीन इट्स ओपन फाइल, तो फिर उसका रिस्क तो अलग चेंज होगा। इट डिपेंड्स ऑन फाइल साइजेस हैं, फाइल का एक्सेस है, एक्सेस पाथ है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, रिस्क स्कोरिंग। और जेन एआई में भी ये बेसिक मशीन लर्निंग है, सो इट्स अ रन ऑन टू द कैलकुलेशन साइड, प्योर मैथमेटिक कैलकुलेशन है ये। जेन एआई को भी बोलोगे कि मेरे लिए रिस्क स्कोर बनाओ, तो वो भी इसी तरीके से बनाएगा कि एक्सेस किसके पास है इसका, फाइल साइज क्या है, अनॉर्मस है क्या, स्मॉल फाइल है, सुपर स्मॉल फाइल है, क्या है, वो भी इसी तरीके से बनाएगा। यदि आप क्लाउड कोड को बोल रहे हो तो वो भी यही बनाएगा, वो भी ये नहीं बोलेगा कि भाई ओके गिव मी द डेटा देन आई एनालाइज इट। बेसिक पैटर्न्स हैं जिसको स्टडी किया जाता है और उसके बेस पे रिस्क प्रोफाइलिंग होती है किसी भी डेटा की। ये यूज़ होता है हमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क के साथ में। जो हमने कंप्लायंस डिस्कस किए। कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर उसके रूल्स डिफाइंड होंगे। पीएचआई के अंदर मेरा आ, कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे पीआईआई के अंदर आएगी। ठीक है। अब यदि पीएचआई के अंदर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में कुछ ऐसी वेग वैल्यूज़ आ रही है तो वो कंप्लायंस रूल फिट नहीं है, वो तो उसका रिस्क और अलग आ जाएगा, वो आउट ऑफ कंप्लायंस हो गया। वो नॉन कंप्लायंट में जाता है, फिर उसको कंप्लायंट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को। We started with transformers, then LLMs high, right? Now there are SLMs, which are small language models. So इन स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स का पहले तो यूज़ क्या है, राइट? बिकॉज आइडियली ये माना जाता है कि अगर ज़्यादा बिलियन पैरामीटर्स है तो वो यूजुअली गुड माना जाता है, बिगर इज़ बेटर, राइट? एंड इन केस ऑफ SLM वो मॉडल्स काफ़ी छोटे उनके पैरामीटर्स होते हैं, राइट? तो एक तो SLMs क्यों होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसका हेल्थ टेक एंड फिनटेक में यूज़ है या नहीं है? जितना बड़ा मॉडल है आपका, उसका वो उतना अच्छा है, बिगर देन बेटर सोशल मीडिया पे। ओके, ठीक है। म- मेरा एक यूज़ केस है कि कुछ मेरे मेडिकल बिल्स गए हैं, मैं उसके ऊपर Q&A कर सकूं। वाई शुड आई नीड 120 बिलियन पैरामीटर्स? मेरा यूज़ केस एक ही है ना, क्वेश्चन एंड आंसर, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द बिल्स, पीडीएफ है तो पीडीएफ, और किसी और फॉर्मेट में तो वो अलग फॉर्मेट के अंदर, राइट? एक्सट्रैक्शन हुआ, डेटा क्लासीफाई हुआ, क्लासीफाई होने के बाद में Q&A उसके ऊपर। यही 3 स्टेप हैं। 120 बिलियन पैरामीटर मैं क्यों बार बार अप रीड कर रहा हूँ मैं, राइट? तो बिगर मॉडल बहुत अच्छा होगा, ये सोशल मीडिया पे चलता है। इंडस्ट्री इज टूवर्ड्स नाउ ऑन टू द स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट बहुत स्मूथ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी इंटेलिजेंस जो होती है मॉडल की, पैरामीटर डिस्टिलेशन करते हैं। ओके, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ 3 और 4 वे ऑफ प्रोसेस। पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेंगे, उसकी इंटेलिजेंस और उसके पैरामीटर्स को हम लोग डिस्टिल करेंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है मेरा 120 बिलियन पैरामीटर्स है सपोज, तो वो मेरा क्या हो गया, या सपोज 7 बिलियन पैरामीटर, कोई भी 7 बिलियन 10 बिलियन पैरामीटर, कोई भी एक मॉडल है मेरा, तो 7 बिलियन पैरामीटर्स, दैट इज माई टीचर मॉडल। ओके,
अब मेरे को Q&A चाहिए. Q&A आई थिंक 1 बिलियन और 2 बिलियन में बहुत इजीली रन हो सकता है. क्वेश्चन आंसर्स बेसिक. क्वेश्चन आंसर बेसिकली बेस्ड ऑन योर डेटा सेट. अब मेरा एक स्टूडेंट मॉडल आएगा जो छोटा है, बट उसके पास उतनी इंटेलिजेंस नहीं है जितनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास थी. तो मैं क्या करूँगा, उसकी जो इंटेलिजेंस है 100% नहीं मूव होती, डिस्टिल होती है, बट 85 to 95% हम लोग मूव कर सकते हैं उसको. तो अब मेरा छोटा एक मॉडल रेडी हो गया, जिसके बाद में मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ आंसर्स देने के लिए. तो इसमें यूज़ क्या हुआ, मेरा लार्ज लैंग्वेज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सेव हो गया. सपोज एक 10 बिलियन पैरामीटर्स का था, 2 4 5 GB साइज था उसका. 1 बिलियन पैरामीटर पे आया तो वो हार्डली 500 MB 1 GB का मॉडल मेरा बन गया. राइट. राइट, बट विद द सेम एक्यूरेसी, हाँ. ऑलमोस्ट सेम, 85 to 95% नियर अबाउट, ऑलमोस्ट सेम. तो दैट इज द यूज ऑफ द SLM. और इंडस्ट्रीज टूवर्ड्स SLM यार. हम एजेंट्स, मल्टी एजेंट्स की बात कर रहे हैं आज के टाइम पे. जितने ज़्यादा एजेंट्स हैं आपके, उतनी ज़्यादा आपका मेमोरी कंजम्पशन है. जितने ज़्यादा एजेंट्स हैं आपके, उतना ज़्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वोकेशंस है. ठीक है. जितने छोटे मॉडल्स पे एजेंट्स आपके रन होंगे, ईजीली रन कर पाओगे. सिक्योरिटी मेजर करना ईजी है, और होस्ट करना उनको बहुत ईजी है. मैं CPUs पे रन कर सकता हूँ उसको, मैं एज डिवाइस पे रन कर सकता हूँ. राइट. हर एक कोई एक, अब कई बार ऐसे भी मेरे साथ आर्ग्यू होते हैं लोगों के कि ठीक है 120 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, हम लोग लैपटॉप, कस्टमर को लैपटॉप नहीं दे सकता ना यार. मैं मेरे एंटरप्राइज सॉल्यूशंस पे कस्टमर तो नहीं बोलेगा कि लैपटॉप पे चल रहे थे. वहाँ पे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मैनेज करना है. तो CPU पे आप रन कर सकते हो, एज डिवाइसेस पे आप रन कर सकते हो विदाउट इंटरनेट. समटाइम सिस्टम रन्स विदाउट इंटरनेट. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है हमारे पास. फिर कैसे करोगे आप? विदाउट इंटरनेट भी चलना एयर गैप एनवायरनमेंट में रन होना चाहिए. चाहिए. राइट. कस्टमर से एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आप यहाँ पे कुछ दूसरी डिवाइस लगा सकते हो उसके लिए. वो कस्टमर देता नहीं है कभी भी. रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांसेस है कि कस्टमर आपको इतनी फिजिबिलिटी दे देगा आपका, कि आप कुछ भी डिवाइस उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा वेयर हाउस में या उनके डेटा सेंटर्स पे यूज़ कर रहे हो आप. बट नहीं होता है. बिकॉज उनके पास भी कंप्लायंसेस है, उनके रूल्स है. यू कैन जस्ट प्लग एंड प्ले एनीथिंग, राइट. फ्रॉम डेटा साइंस, आपने डेटा साइंस भी किया है, देन यू हैव. डेटा इंजीनियरिंग भी किया है मैंने, डेटा साइंस भी किया है, और अब जेन AI देख रहा हूँ मैं. जेन AI डेवलपमेंट ये देख रहा हूँ अब. हाँ, तो आपका आई गेस ग्रेजुअली एक एक आपका इम्प्रूवमेंट होते हुए आपने सारा कुछ, सब कुछ चीज़ों में काम कर लिया अभी. एंड यू आर इनटू क्लाउड ऑल्सो, इंफ्रा स्पेसिफिकली आपके पास. आई थिंक AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट, यू होल्ड ऑल द सर्टिफिकेशंस, राइट. तो आइडियली अभी यू आर अ मल्टी क्लाउड पर्सन, एज आई कैन से. तो फ्रॉम अ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी स्टार्ट कर रहा है, तो मल्टी क्लाउड करना अच्छा है या कोई एक सिंगल क्लाउड में एक्सपर्टीज बनाना? एक सिंगल क्लाउड पकड़ो पहले, उसमें एक्सपर्टीज बनाओ अपनी. जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके ऊपर करो. ओके. जो चीज़ सीखनी है उस पर सीखो. VM कैसे बनाना है, GCP नहीं समझ में आता है, AWS समझ में आता है, EC2 बनाओ. मैनेज इंस्टेंस नहीं समझ में आता है, आप EKS बनाओ. लेकिन एक पे बनाओ, ऐसा नहीं तीनों पे पैरेलल चला रहे हो. डॉकर इंस्टॉलेशंस, कुबरनेटिस इंस्टॉलेशंस हैं आपके. आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले बहुत अच्छे से बनाओ. कमांड्स देखो क्या है, क्योंकि एट द एंड रन तो CLI ही होना है. हाँ, लिनक्स आपका बेस है सब. लिनक्स आपका बेसिक है. मुझे क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उस फेस में आ रहा था जहाँ पे मैं आर्किटेक्ट रोल्स परफॉर्म कर रहा था. मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मेरे को सिर्फ डेटा का पता है. होस्ट कैसे करेंगे वो मुझे नहीं आता. फिजिबल भी है कि नहीं ये भी पता. फिजिबिलिटी भी है कि नहीं है, वो फिजिबिलिटी चेक का एक डॉक्यूमेंट बनता है हमारा. लगभग वो डॉक्यूमेंट ही 50-60 पेज का होता है. तो मैं नहीं बोल सकता ना मुझे नहीं पता, इंफ्रा टीम को लेके आओ. बीइंग अ आर्किटेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर और बीइंग अ पर्टिकुलर फॉर दिस एप्लीकेशन, मुझे पता होना चाहिए क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा. मैं बोल दूं कि ठीक है हम कुबरनेटिस करेंगे, कस्टमर बोल रहा है मेरे पास कंटेनर एनवायरनमेंट ही नहीं है, वी एग्जीक्यूट्स ऑन टू द VMs. हाँ, उसका खर्चा करना पड़ेगा अलग से, उसका पूरा इंफ्रा बनाना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है. XYZ रीजंस हो सकते हैं उसके. बहुत रीजंस होते हैं. सिक्योरिटी रीजंस हैं, सिक्योरिटी मेजरमेंट रीजंस हैं कि कोई बहुत VM पे ही चल रही है पिछले 20 साल से कंपनी. कस्टमर बोल रहा है कि भाई नहीं कर सकता, मैं अभी शिफ्ट नहीं कर सकता मैं कंटेनराइजेशन के ऊपर.
मैं बोल रहा हूँ कि हम मेरे को उससे मतलब नहीं है ना, मुझे क्या आता है। हाँ, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन होना, इट्स नॉट दैट कि आप टूल लेके जा रहे हो और उसको आपके प्रॉब्लम में फोर्स कर रहे देख, टूल्स आएंगे मार्केट में, टूल्स जाएंगे मार्केट से, यदि आपका बेस स्ट्रांग है आप कुछ भी कर सकते हो फिर। यदि मेरे को AWS आता है ना, तो मेरे लिए GCP और माइक्रोसॉफ्ट से और दो तीनों ही बहुत ईजी है मेरे लिए। मेरे को GCP आता है तो मेरे लिए बाकी दो AWS और माइक्रोसॉफ्ट से और ईजी है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों करोगे तो ही वैल्यू है, 10 सर्टिफिकेशन कर लोगे तो वैल्यू है, एक सर्टिफिकेशन की भी वैल्यू है। एसोसिएट करो पहले, फिर प्रोफेशनल करो, फिर स्पेशलिटी ट्रैक करो। बिकॉज आई फील ऑन सम लेवल जो मेन सर्विसेज एंड एवरीथिंग दोज आर लॉजिकली सेम, बट नॉमिनक्लेचर डिफरेंट है, थोड़ा सा तरीका हर एक कंपनी का उसको अप्रोच करने का। कमांड सेट्स अलग हैं, नेमिंग कन्वेंशंस अलग हैं, सबके अलग अलग हैं, लेकिन बैकएंड पे चीज़ें सारी एक ही, कुछ ना कुछ सेम ही काम कर रही हैं। राइट, बिकॉज आपका डाउन द लाइन लिनक्स वही है, आपका नेटवर्किंग वही है, एवरीथिंग इज द सेम, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम अ बिगिनर्स और स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव, और कोई ऐसा भी है जो करियर शिफ्ट के लिए देख रहा है स्पेसिफिकली, किसी को इंफ्रा में इंटरेस्ट आ रहा है अभी, राइट, तो वो स्टार्ट कैसे करे? मैं तो ये बोलूँगा लिनक्स से स्टार्ट करो, डायरेक्टली टूल्स पे जंप मत करो किसी भी क्लाउड के। आपके लिनक्स कमांड्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपका VM नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए, तो आप डोमिनेट कर जाओगे फिर उस चीज़ को। यदि सिर्फ आपको टूल्स आते हैं ना, तो यदि कभी टूल का नाम भी चेंज हुआ ना तो प्रॉब्लम होएगी फिर। बट यदि आपको बेसिक्स पता है लिनक्स के, और विंडोज सर्वर साइड, नॉट विंडोज योर लैपटॉप मशीन्स बट द विंडोज सर्वर साइड, आपको कमांड्स वगैरह पता है, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो पहले वो पढ़ो। मैं सबको बोलता हूँ यार, बेसिक्स करो सबसे पहले स्ट्रांग अपने। नहीं याद रहता, नोट्स बनाओ, क्रिएट योर नोट्स ऑन पेपर। आजकल के लोगों ने थोड़ा लिखना कम कर रखा है, आई नो, बट जब आप लिखते हो तो आपको मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें फिर जल्दी, कमांड जल्दी मेमोराइज होती है। मेरी तो यही प्रैक्टिस है, मैं आज भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं पहले नोट्स बनाता हूँ अपने, टेक अ प्रिंट आउट, मैं उसके ऊपर ही लिखता हूँ, तो वो मेरे को जल्दी मेमोराइज होती हैं, और इट्स ईजियर फॉर मी टू क्रिएट दैट। तो पहले लिनक्स से स्टार्ट करें, फिर नेटवर्किंग पढ़ा जाए। नेटवर्किंग पढ़ा जाए थोड़ा बहुत, डेटाबेसेस पढ़े जाए थोड़े बहुत, फिर सिक्योरिटी पढ़ी जाए थोड़े बहुत, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर डेवलपमेंट पढ़ा जाए क्लाउड के ऊपर, फिर डिप्लॉयमेंट। ये आपको होल एंड सोल एक आइडिया दे देगा, एंड देन मे बी यू कैन चूज एंड स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म। कई बार बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में काम ही नहीं होता, इस पर हम कैसे सीखें, राइट? आपके ऑफिस में काम नहीं होता, हर जगह पे फ्री क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? फ्री प्लेटफॉर्म गिव्स यू दैट। 1 साल के लिए फ्री टियर मिलता है आपको हर क्लाउड के ऊपर, यूज़ करो ना यार। वो ही बनाओ, डमी एप्लीकेशन बना लो, एक एक वेब पेज है, ऑथेंटिकेशन। अब हमारे ऑथेंटिकेशंस होते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन हो गया, और गेटअप से हो गया आपका एक ऑथेंटिकेशन। तीनों इजीली कर सकते हो आप, प्रैक्टिस के लिए तो सही है ना। आपको समझ में आ गया कि वेब एप्लीकेशंस पे ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, राइट? ये हो गया। आपको कुछ कैटलॉग लिस्ट करना है, आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, तो GraphJS वगैरह यूज़ कर सकते हो, D3GS यूज़ करते हो, बहुत इंटरेक्टिव ग्राफ्स आपको बनाने हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, आपको बनाने, तो वो सीख लो। तो कि भाई सपोज लास्ट 10 days रेवेन्यू सेल मेरे को ग्राफ में दिखानी है, मैं क्वेरी लिखता हूँ ऑफिस में इसकी, तो उसी को डैशबोर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन सीख लो उसका। क्या होगा, क्वेरी लिखना तो आता ही है, मीन्स बैकएंड पता है आपको। फ्रंट एंड वाले को ग्राफ बनाने आते हैं, बैकएंड नहीं पता उसको, लेकिन उसको उसकी API कॉल करना आता है, तो आप बैकएंड लिखना सीख लो उसके लिए, क्वेरी लिखना सीख लो। तो अब एक्सक्यूजेस तो 10 मिल जाएंगे आपको यार, कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स, लेकिन सबके पास सब रिसोर्सेज आज के टाइम में यदि कोई ये बोल रहा है मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और मेरे को इसके लिए पैसे खर्च करने, मैं मान ही नहीं सकता उस चीज़ को यार। जो आज के टाइम में बोल रहे हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है सीखने के लिए। बिकॉज इवन विद अ सिंपल प्रॉम्प्ट यू कैन गेट ऑल द रिसोर्सेज। स्टूडेंट हो, गिटहब है, गिटहब स्टूडेंट के अंदर आपको, स्टूडेंट एडिशन के अंदर आपको कितने सारे फ्री एक्सेस है, बहुत बहुत सारे। मींस पेमेंट गेटवे तक के एक्सेस है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो स्टूडेंट डेवलपर पैक जो आता अब कोई बोलता है पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे गए, भाई डमी अकाउंट्स मिलते हैं आपको, स्ट्राइप देता है आपको डमी अकाउंट्स क्रिएट करके, डमी क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी और अकाउंट नंबर्स भी मिलते हैं आपको, यूजर ID पासवर्ड्स भी मिलते हैं आपको, डमी आप यूज़ कर सकते हो उसको। है, जनरली फीलिंग कि अभी एक क्वेश्चन जो सबको है कि एआई जॉब लेगा या नहीं लेगा, आपका इस पे ओपिनियन क्या है?
यार बहुत ऐसा डाइसी सा हो जाएगा, मेरे को तो नहीं लगता कि प्रतीक, इसको मैं इस तरह से आंसर करूँगा। आज के टाइम में एआई के इतना ज़्यादा पब्लिक और क्रिएट पब्लिक में अवेयरनेस है एआई की। इंटेलिजेंस सबके पास है, ठीक है। सबकी जेब में इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी की एप्लीकेशन सबके मोबाइल के अंदर है, सबकी जेब के अंदर इंटेलिजेंस है। कौन कितने अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकता है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि जॉब लेगा नहीं लेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा इंटेंशन करेक्ट है, मैं चैनलाइज हूँ कि मेरे को क्या सॉल्व करना है, इससे मेरे को कहाँ करियर लेके जाना। मैं भी बोल सकता हूँ ना, मेरे करियर पे प्रॉब्लम है एआई को लेकर के, राइट। कि थोड़े टाइम में एआई मॉडल बनाने लग जाएगा, ठीक है बनाने दो ना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, राइट। और जिसको लग रहा है तो भाई वो बहुत गलत सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा। यू नेवर नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मैं बस काम पे फोकस कर रहा हूँ। मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। एआई यदि जॉब ले भी रहा है ना तो 10 जॉब नई क्रिएट भी कर रहा है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि जॉब ऐसे, तो आप अपडेट रहो, ठीक है। आप आपका सॉल्यूशंस बनाते रहो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, ठीक है। आपको लगता है कि एक रिज्यूम नौकरी पे डाल के आपको एआई में जॉब मिल जाएगी? नहीं भाई, नहीं मिलेगी। यू हैव टू हैव योर गिटहब प्रोफाइल, यू शुड हैव योर पर्सनल पोर्टफोलियो दैट शोज योर skills, contributions to open source, your Kaggle profile, Kaggle ranking, ठीक है। हम और आपको लगता है कि आप नॉन टेक से टेक में आना चाह रहे हो, एआई की हाइप देख करके गो विद द लीड कोड्स, बेस्ट है। आप मेंशन कर सकते हो कि मैं डेली एक क्वेश्चन पिछले 3 महीने से सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे बेसिक्स अच्छे, मेरे बेसिक्स अच्छे हैं। तो क्रेडिबिलिटी देगा आपको एक। यस। मैं भी यूज़ करता हूँ ना, मैं भी सॉल्व करता हूँ लीड कोड्स, मैं भी कोड शेफ से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम से स्टिल यू डू। स्टिल आई डू। वीकेंड मेरा निकलता है इन्हीं चीज़ों में, मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि आई एम रेलिवेंट टू द मार्केट, यू आर अडेप्टिंग। आई एम अडेप्टिंग। मैं क्या पढ़ रहा हूँ जो आगे 3 साल में आने वाला है, वो मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी है किसी को, राइट। तो ये सिर्फ कहने की बात है यार, जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है देखते हैं आगे कुछ और करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जॉब इतनी आसानी से चली जाएगी। इफ़ यू अडेप्ट थिंग्स, इंटेलिजेंस आपके पास है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चैनलाइज करनी है चीज़ें सही तरीके से, और यदि आप वो करते हो यू आर रेलेवेंट टू द मार्केट। तो बेसिकली आपको अवेयर रहना है, डरना नहीं है। अवेयर रहने के लिए क्या करो, गो ऑन टू द रेडिट एंड रीड इट। आप दिन में 1 घंटा रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, बेटर 15 मिनट आप रीडिंग करो उस चीज़ को लेकर के। गो टू द मीडियम ब्लॉग्स, क्या चल रहा है मार्केट? ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप उठा सकते हो, रेडिट पे जाओ, हॉट का फिल्टर होता है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एलएलएम और एजेंटिक एआई, हर एक सब रेडिट के ऊपर गो एंड रीड इट, राइट। ओपन क्लॉ बनाना वाइब कोडेड है, यस। वाइब कोडेड प्लेटफॉर्म है और वो कर भी वही रहा है, पूरा ऑटोमेशन कर रहा है। आप भी अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। यू कैन क्रिएट योर सास माइक्रो सास एप्लीकेशंस यूजिंग इट। बिके ना बिके वो बात की बात है, हाँ, कोई यूज़ करे ना करे, बट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर है वो चीज़ कि मैंने बनाया है ये, लर्निंग है आप। आपकी लर्निंग है एंड टू एंड। बिकॉज आई फील एडेप्टेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर अभी सॉफ्टवेयर 3.0 में है हम, राइट। 2.0 था जो .com आया तब। तो जैसे कि बेसिक एक नेचर का लॉ होता है कि नई चीज़ आती है तो पुरानी चली जाती है। कि जैसे जब टाइपराइटर्स थे पहले, टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर्स आए, तो लोगों ने वहाँ भी रजिस्ट किया, वहाँ पे भी लोगों को लगा कि यार अगर टाइपराइटर का ये मेरा स्किल है मेरे पास, ये कंप्यूटर ईजी बना रहे चीज़ है। कंप्यूटर के बाद फिर अभी एआई आ रहा है, तो आई थिंक फोन्स हो गए, हाँ, इस टेलीफोन के बाद स्मार्टफोन्स आ गए आपके, सबके पॉकेट में अभी डिवाइस है अब। तो बोल रहा हूँ आपके पास है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, यू कैन आस्क इट, राइट। क्रिएट अ सिंपल इंटीग्रेशन बॉट, आपको क्लॉ बॉट की ज़रूरत क्यों है, आप खुद का इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, आप खुद के लिए ऑटोमेशन, ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हो आप खुद के लिए। आपकी पर्सनल लाइफ बेटर हो सकती है, राइट। एंड अभी गोइंग फॉरवर्ड अभी वेरेबल डिवाइसेस आ रहे हैं, जैसे कि जो मेटा ग्लासेस वगैरह हैं, तो अभी फ़ोन्स हो सकता है कल को ना हो। फ्यूचर का क्यों सोचना कि भाई फ्यूचर में जॉब जाएगी मेरी, क्यों डरना है। मेक इट योर सेल्फ रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की बोल रही है हम भी रेलेवेंट रख रहे हैं ना। मैंने थोड़ी पहले दिन से करियर में कोई डेटा साइंस पे काम करना शुरू किया था,
मुझे भी किसी ने गाइड किया कि अंतरिक्ष, दिस इज द फ्यूचर, पढ़ना शुरू करते साइड साइड में, राइट, रीडिंग स्टार्ट कर किया, इंटरेस्ट आया, डेटा डेटा इंजीनियरिंग सीखी पहले, फिर उसमें डेटा साइंस सीखा, फिर उसके बाद डीप लर्निंग सीखा, फिर एनएलपी सीखा, अब जेन एआई है। इसके साथ साथ समझ में आया कि नहीं, क्लाउड की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, तो आई मेक रिलेवेंट टू द मार्केट ऑलवेज। अभी शिफ्ट एजेंटिक एआई की तरफ जा रहा है, राइट? एलएलएम्स क्या करते हैं, आपको टेक्स्ट आउटपुट दे दिया, दे डोंट परफॉर्म एनी एक्शंस, बट एजेंट्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं एक्शंस। तो इसका इम्पैक्ट अभी हेल्थ सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर में कैसा है? अच्छा है इम्पैक्ट तो, मतलब हम कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी एजेंटिक इज़ अ नेक्स्ट बिग थिंग इनटू द एवरी आईटी इंडस्ट्री डोमेन साइड, जो मैं बोल सकता हूँ। मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क्स, आप खुद का कुछ बना सकते हो, 4 एजेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, राइट। मैं एक दूंगा डेमो, दिखा अपने इसमें ऐड करना कि हाउ इट्स लुक्स, एक मेरी एप्लीकेशन बनाई हुई है कि हाउ इट्स लुक्स लाइक इफ 5 ऑफ माई एजेंट्स टॉक विद ईच अदर। अच्छा, मैं उसका एक वीडियो दूंगा, वो डालना है यहाँ पे, तो समझ में आएगा कि सपोज मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि आई जस्ट वांट टू स्टार्ट अ आईटी कंपनी इन इंडिया ओनली फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर, तो वो बाकायदा आपको बताता है कि मेरे को एक सीईओ चाहिए, एक सीटीओ चाहिए, सीटीओ के साथ में मेरे को एक मेडिकल ऑफिस चीफ मेडिकल ऑफिसर चाहिए, एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, एक कंप्लायंस ऑफिसर चाहिए, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है तो ये, ठीक है। एंड दे स्टार्ट टॉकिंग विद ईच अदर। सीईओ आता है पहले पिक्चर में, वो बताता है कि आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट माई कंपनी, स्टार्ट अ कंपनी इनटू द हेल्थ केयर। फिर सीटीओ आता है, ये टेक स्टैक लगेगा। फिर सीएमओ आता है उसके अंदर, वो बताता है मेडिकल साइड से ये है। फिर कंप्लायंस ऑफिसर आएगा, वो बताएगा ये कंप्लायंस फॉलो होनी चाहिए। वो सारा डॉक्यूमेंट बनता है, लास्ट में वो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स और पूरी एआई टीम को जाता है साथ में। देन इट्स क्रिएट द स्प्रिंट्स वाइज कंप्लीट, कि स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, यूजर स्टोरीज लिखी जाती हैं उसके अंदर प्रॉपर। So it's kind of a very good applications, and you won't believe I built it in 3 hours ओके। by using the Gemini APIs. मेरा मेन मोटिव था कि यदि मैं एक मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि एजेंट्स आपस में कैसे बात करेंगे, एक्चुअली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। एपीआई कॉल तो नहीं है, एपीआई कॉल होता तो मेमोरी ट्रांसफर नहीं होती साथ में, क्योंकि एपीआई मेमोरी कैरी नहीं करती साथ में, राइट। कुछ तो अलग है। डीप डाइव किया, पेपर्स को पढ़ा, उन पेपर्स को एआई को दिया, एंड बोला ऐसा सिमुलेशन क्रिएट करके दो, इट डिड इट। एंड आई गेट टू नो कि अच्छा ठीक है, वो इस तरह से मेमोरी ट्रांसफर होता है, इस तरह से वेटेजेस, वेट्स एंड पैरामीटर्स ट्रांसफर होते हैं दो मॉडल्स, दो एजेंट्स के बीच में, एंड देन इफ कम्स इज 3 और 4 और 5। दैट साउंड्स अमेजिंग। आई मीन अगर 3 घंटे में ऐसे लेवल का अगर एक MVP या डेमो रेडी हो रहा है, तो आई थिंक इट्स वेरी इनक्रेडिबल दैट आपका जो यदि इसको प्रोडक्शन लेवल पे ले जाना है मेरे को, कि हर एक को, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ऑब्वियसली, आई मीन, बट फॉर अ डेमो पर्पस 3 घंटे में बनना। यही बोलता हूँ कि कोई बोलता है ना कि जॉब चली जाएगी, हम ये 100 रुपये कोर्स है, आप ये सीख लो, नहीं होता। आप MVP वगैरह बना सकते हो, MSP नहीं बना सकते। दैट इज़ अ मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट। मैं सबको बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने किसी पॉडकास्ट में बोली भी है शायद ये चीज़, कि आप मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट नहीं बना सकते, मोस्ट वायबल बना सकते। मोस्ट वायबल बना सकते हो। आप यूज़ केस रियलाइजेशन देख सकते हो कि सक्सेस है कि फेल है, बट प्रोडक्शन रेडी के लिए तो एंटरप्राइज लेवल के आपको चीज़ें लगेंगी ही लगेंगी, या फिर आपको इतना आना चाहिए कि आप उसको बना सकते हो। In your organization you are leading the AI front mostly, right? So as a AI leader आपको क्या लगता है कि कौन सी एक सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है? हार्ड स्किल तो ठीक है, हमने बात कर ली। कम्युनिकेशन, ओके। मतलब जो आप सोच रहे हो बनाने का, वो आप लीडरशिप को कन्वे कर सको, आप आपकी टीम को बता सको। बीइंग अ सीनियर, मेरे पास मेरी टीम है, यदि मैं वो कन्वे ही नहीं कर सकता वो मैसेज, मेरी टीम वही गार्बेज इन गार्बेज आउट है यार। मैं गार्बेज आउट ही दूंगा तो वो भी गार्बेज ही बनाएंगे, राइट। जब तक मैं सही चीज़ उनको नहीं कन्वे करूँगा। और ऐसा नहीं, मुझे सब आता है, मैं भी डिस्कस करता हूँ मेरे लीडरशिप के साथ में कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, आर यू ऑन द सेम पेज। फिर वो बताएंगे कि इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं। फिर उसमें मल्टीपल आइट्रेशंस होते हैं हमारे, फिर वो एक डॉक्यूमेंट बनता है, फिर उस नॉलेज को हम अपनी टीम्स को बताते हैं। तो कम्युनिकेशन, हाउ इफेक्टिवली यू कैन कम्युनिकेट योर थॉट प्रोसेस टू योर लीडरशिप एंड योर जूनियर टीम। सो कम्युनिकेशन आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए? कम्युनिकेट एआई नहीं करेगा ना आपकी जगह पे, वो आपको ही करना पड़ेगा, उसमें ह्यूमन टच ही चाहिए। उसमें ह्यूमन टच ही चाहिए। So as we are talking about soft skills also, there is one more paradigm to your career I would like to say, कि यू आर अ कम्युनिटी पर्सन ऑल्सो। आपने काफ़ी सारे टॉक्स डिलीवर किए हैं
एंड आप ऑर्गेनाइजर कमिटी में हो 2 कम्युनिटीज़ के, दैट इज़ द जीडीजी क्लाउड पुणे एंड फॉर एआई पुणे। सो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? बिकॉज आई फील कि आप सीनियर पोजीशन पे काम करते हो, आप एक टीम मैनेज करते हो, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी आप कैसे करते हो, और उसके पीछे का, कम्युनिटीज़ के पीछे का मोटिवेशन क्या है? कम्युनिटीज़ के पीछे का मोटिवेशन मेरा क्या था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इनटू द शिफ्टिंग माय करियर फ्रॉम लेगेसी सिस्टम्स टू द डेटा साइंस एंड द डेटा इंजीनियरिंग, मुझे भी कई लोगों ने सपोर्ट किया था। दोज पीपल आर कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी साइड, ठीक है। तो मेरा ये था कि मेरे को कभी चांस मिला ना, तो मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा सबको। तो इफ़ यू सी कि मेरे पास यदि कोई भी आता है कि ये है, ऐसा करना है, मेरा ये आइडिया, तो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू गिव हिम एटलीस्ट गाइडेंस। यदि कोई मेरे पास आके बोल रहा है कि मेरा ये स्टार्टअप है, फंड कर दो, मैं फंड तो नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं उसको उस राइट पर्सन से कनेक्ट करवा सकता हूँ कि भाई ये कर लो आप, तो आपको शायद हेल्प हो जाए इस चीज़ में। तो मोटिवेशन तो सिर्फ एक था। आज मोटिवेशन वो ये हो गया कि इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो अब वो पैशन बन चुका है कि हाँ ठीक है, वीकेंड पे कम्युनिटी से टाइम स्पेंड करना ही करना है। कई बार स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कॉलेज प्रोजेक्ट है, आप इसमें हेल्प कर दो, तो अच्छा लगता है। सो समवन हेल्प्ड यू ऑन द वे, नाउ यू आर गिविंग इट बैक। गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, दैट्स अ सिंपल थिंग। और अब टाइम मैनेजमेंट कैसा करते हो फिर इसके बारे में? टाइम मैनेजमेंट प्रति यदि देखा जाए ना, आइडली मैं मेरी टीम को ही बोलता हूँ, 8 घंटे जो आपके ऑफिस में होते हैं ना, मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ। 8 घंटे कोई काम नहीं करता, मैं भी नहीं करता भाई। मैं भी 4-5 घंटे बाद आपको एक ब्रेक लगता है। यदि आप 4 घंटे की एक सिटिंग दे रहे हो सिस्टम पे फोकस। तो आपको ब्रेक लगेगा। और मैं तो बोलता हूँ हर आधे घंटे में ब्रेक लगता है मेरे को तो उस टाइम पे, ठीक है। मैं आऊँगा बाहर, 2 गाने सुनूंगा, वापस जाके फिर काम करूँगा, ठीक है। 8 घंटे काम नहीं होता। तो आप इतना उस चीज़ को इतना लीनियंट क्यों ले रहे हो कि आपको वीकेंड पे काम करना पड़े फिर आपके ऑफिस का? तो वीकेंड मेरा फ्री रहता है। वीकेंड पे मेरा ऑफिस का कोई काम नहीं होता, तो वीकेंड में कम्युनिटीज़ के साथ स्पेंड करता हूँ। और मंडे से फ्राइडे तो 1 या 2 घंटे तो मैं निकाल ही सकता हूँ यार 5 दिन में। 40 आवर्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है। 40 आवर्स में से 1 या 2 घंटे तो मैं मेरी पर्सनल चीज़ों के लिए निकाल सकता हूँ, जहाँ पे मैं रील्स स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, फालतू के वीडियोस नहीं देख रहा हूँ। जस्ट वन लास्ट थिंग, कि कोई बिगिनर ये पॉडकास्ट देख रहा है, राइट? आप, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में आना चाहता है, एआई के फील्ड में आना चाहता है, या क्लाउड के फील्ड में भी आना चाहता है, आप उनको, उसको क्या मैसेज दोगे या क्या एडवाइस दोगे? एक ही चीज़ बोलूँगा सबको, नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड, किसी भी फील्ड में यदि आप आ रहे हो ना, तो उस माइंडसेट से आओ कि मुझे डोमिनेट करना है इसको। ओके। आई एम नॉट एट दैट पर्टिकुलर फेज कि मैं अभी डोमिनेट कर पा रहा हूँ, बट आई एम ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक कि मैं एक दिन तो करूँगा डोमिनेट। वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। फिर आपके साथ वाले कलीग्स वीकेंड पे पार्टी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो आपको फिर दिल मन में ना ये नहीं आनी चाहिए चीज़ें कि यार मैं भी पार्टी में जा सकता था यार, मैं चल एक वीक तो जा आता हूँ मैं पार्टी में, या आज तो सिटिंग मार लेते हैं फ्रेंड्स के साथ में। नहीं, डोमिनेट करना है फुल फोकस के साथ। फुल फोकस के साथ में। ये नहीं कि ठीक है 4 वीक हो गए मेरे को पढ़ते हुए, 1 वीक का तो मैं ब्रेक ले, क्यों लेना है भाई ब्रेक? ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता है ये ब्रेक लेने वाला कि ठीक है मैं, क्या बोलते हैं आजकल बहुत चलता है ना, स्टेकेशन हो गया और वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। वर्क अपनी जगह पे है, लाइफ अपनी जगह पे है। वर्क में आपकी लाइफ नहीं आएगी कभी भी, लाइफ में आपका वर्क नहीं आएगा कभी भी। यदि आ रहा है और उसको बैलेंस आपको करना पड़ रहा है मैनुअली, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपने कहीं शुरू में कुछ पंगे लिए हैं इसलिए वो अब आपको करना पड़ रहा है। नहीं तो 8 घंटे मोर देन इनफ है। आपका डेली काम होता है, आज भी होता है, ऐसा नहीं होगा कल नहीं होगा, कल भी होगा। फुल फोकस यदि आप काम करते हो तो होती हैं चीज़ें, सॉल्व होते हैं। हो सकता है मेरे को किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, तुम 1 घंटे में कर दो, इट डिपेंड्स। बट अगली बार भी यदि मेरे को 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम मेरे अंदर है, राइट, आप इम्प्रूव नहीं हो। आप इम्प्रूव नहीं हुए अभी तक उस चीज़ से। सो इफ़ यू आर कमिंग इन एनी इंडस्ट्री, तो एक फुल फोकस माइंडसेट के साथ आओ कि मुझे डोमिनेट करना है इसको। इट्स ग्रेट एडवाइस आई फील, एंड काफ़ी मोटिवेटिंग एडवाइस है वो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर नॉलेज दैट यू शेयर्ड एंड ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंस। ऑलवेज।
Thank you so much for inviting me. Yes, you have been always a big support, and I feel कि आप आगे भी support करते रहोगे definitely. And I also got to learn a lot of new things about health and finance specifically, because these are not sectors that I've tapped in personally, but ये conversation की वजह से काफ़ी सारे insights मिले मुझे, and specifically in AI also. Thank you so much. Thanks. Thanks.